पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्नो एम्प्रेस ने टाइटन स्नो डेविल किंग को नया उत्तराधिकारी बना दिया था और आइस बेयर किंग से बातें कर रही थी। अब आगे देखेंगे। आइस बेयर किंग की आंखें तुरंत नरम पड़ गई जब उसने उसकी बात सुनी। उसने अपना विशाल नाक स्नो एम्प्रेस के शरीर से सटा दिया और बोला, स्नो एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्नो एम्प्रेस ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब से तुम मेरे साथ चलोगे। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम अपने तीसरे बॉटलनेक के करीब हो और उसे पार करने की तुम्हारी संभावना केवल 30% है। अगर मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ रह सकती तो शायद तुम सफल हो जाते, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक अलग रास्ता चुनो। आइस बेयर किंग स्नो एम्प्रेस की बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया। वह उलझन में उसे देखने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द न मिल रहे हों। स्नो एम्प्रेस ने आगे कहा, तुम समझ जाओगे अगर आगे चलकर मेरा साथ दोगे। जिस रास्ते की मैं ओर देख रही हूँ, वह है गॉड बनने का मार्ग। अगर मैं सफल हुई तो हम इस दुनिया से ऊपर उठ जाएंगे। हमें कोई खतरा या बंधन नहीं रहेगा। अगर हम असफल हुए तो हमारे पास दूसरा रास्ता चुनने का अवसर रहेगा। टूलू कॉन्टिनेंट में चाहे हम सोल बीस्ट्स कितने भी शक्तिशाली हों, हम गॉड रेल्म को छू नहीं सकते। इसका कारण इस दुनिया का नियम है। टीटियन पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन वह भी इस अभिशाप को नहीं तोड़ सकता। अगर वह नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं और तुम भी नहीं। इसलिए हम केवल इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, और अगर वही व्यक्ति गॉड रेल्म तक पहुंचता है तो शायद हम भी इस दुनिया से मुक्त हो पाएंगे। आइसबेयर किंग ने ईमानदारी से कहा, मुझे ये सब समझ नहीं आता स्नो एम्प्रेस, पर मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा जैसा तुम कहो। स्नो एम्प्रेस मुड़ी और बोली, युहाओ, इधर आओ। हो युहाओ जल्दी से आगे बढ़ा और स्नो एम्प्रेस के पास आ गया। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, लिटिल बाय, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये है मेरे फादर। युहाओ अब भी स्नो एम्प्रेस के रहस्यमयी शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा वह पूरी तरह जम गया। फादर, उसने अभी क्या कहा? फादर। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया, मानो उसकी स्पिरिचुअल सी बर्फ में बदल गई हो, और स्नो एम्प्रेस का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये कोई सामान्य बात हो। होया ही नहीं, आइस बेयर किंग भी ठिठक गया। उसकी विशाल नाक से हल्की सी सर्द हवा निकली। फादर, ये शब्द उसके लिए भी अजनबी था। उसे कभी पता नहीं चला कि उसका पिता कौन है, नहीं तो स्नो एम्प्रेस उसे अपने साथ क्यों ले जाती। लेकिन स्नो एम्प्रेस के मुंह से फादर शब्द सुनना, वह जो 7 लाख साल से जीवित है, जो इस दुनिया की सबसे प्राचीन आत्माओं में से एक है, तो उसका पिता आखिर कितना पुराना होगा? स्नो एम्प्रेस ने उन दोनों की स्तब्ध अवस्था देखी और हंस पड़ी। वह सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी, वह सच्चे दिल से आनंदपूर्वक हंस रही थी। खासकर जब उसने युहाओ की ओर देखा, तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। पास खड़ी आइस एम्प्रेस के लिए यह हंसी संभव नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जबड़ा खुला रह गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि स्नो एम्प्रेस ऐसा कुछ कहेगी। स्नो एम्प्रेस बोली, डैडी, क्या हुआ? हो युहाओ ने मुश्किल से निगलते हुए खुद की ओर इशारा किया। तो तुम मुझे बुला रही हो? ऐसा मजाक मत करो स्नो एम्प्रेस। स्नो एम्प्रेस ने आंखें घुमाई। कौन मजाक कर रहा है? हाँ, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ। क्या हुआ, पहचानने से डर रहे हो? भूल गए क्या? मैंने एक्सट्रीम नॉर्थ का शासक पद थाई को दे दिया है। अब मैं वहां की रानी नहीं, अब मैं स्नो एम्प्रेस नहीं हूँ। अब मैं वही स्नो लेडी हूँ जिसे तुमने हमेशा संरक्षित किया, जिसे तुमने अपने स्नेह से बड़ा किया। हो युहाओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मोड़ आएगा। अभी कुछ देर पहले वह स्नो एम्प्रेस से दूर होने के दुख में था, और अब उसने इतनी बड़ी खुशी दे दी थी। स्नो एम्प्रेस की आंखें कोमल हो गईं। युहाओ, मैंने अपनी यादें वापस पा ली हैं, लेकिन जब मैं उन्हें खो चुकी थी, तब तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे मन में अंकित हो चुके थे। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। मेरे दिल में तुम मेरे पिता हो। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं, यह सिर्फ एक भावना है। उसकी आंखें हल्की उदासी से भर गई। क्या तुम जानते हो, जब मैं इस दुनिया में आई थी मैं बिल्कुल अकेली थी। इस अकेलेपन मेरे स्वभाव को ठंडा और सख्त बना दिया। मैं वो आइस का स्नो लेडी हूँ जिसे स्वर्ग ने स्वयं रचा, लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ के सबसे कमजोर सोल बीस्ट्स के भी माता पिता होते हैं। मेरे नहीं थे। मेरे लिए एक्सट्रीम नॉर्थ ही मेरा माता पिता था। मैंने कभी स्नेह या दया का अनुभव नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने उसे महसूस किया। तुम्हारे प्रेम और देखभाल को मैंने महसूस किया। जब तुम मुझे प्रेम भरी निगाहों से देखते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी।
यादें लौट आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन का सबसे सुखद समय वही था जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। इसलिए मेरे दिल में तुम मेरे पिता हो और यह कभी नहीं बदलेगा। मैंने देखा है कि नो तुम बहुत चिंतित हो। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं स्नो एम्प्रेस ज़रूर हूँ पर उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारी स्नो लेडी हूँ। डैडी, क्या तुम मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करोगे? होयाव के होंठ फड़क उठे। बेटी, स्नो एम्प्रेस, वह जो 7 लाख साल से जीवित है। गॉड्स, ये दुनिया क्या हो गया है? पहले वह स्नो एम्प्रेस के प्रति आकर्षण रखता था, लेकिन जब उसने सामने खड़ी होकर खुद को उसकी बेटी कहा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह खुद को रोकते-रोकते रह गया कि कहीं नाक से खून न निकल जाए। स्नो एम्प्रेस ने होंठ फुलाए। डैडी, क्या अब तुम मुझे नहीं चाहते? तो मैं फिर एक अनाथ बच्ची बन जाऊंगी। स्नो एम्प्रेस पहले से ही अत्यंत सुंदर थी, और जब उसने ऐसा कहा, तो उसकी आवाज़ें और मासूमियत ने जैसे समय को थाम लिया। हुओ युहाओ ने जल्दी से कहा, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, जब से मैंने अपनी यादें पाई हैं, मैं बहुत गंभीर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं फिर वही स्नो लेडी बनना चाहती हूँ। स्नो लेडी की यादों ने मुझे मेरा असली सू मिलाया है। एक्सट्रीम नॉर्थ की रानी का पद छोड़ते हुए मुझे थोड़ा अफसोस था, लेकिन अब मैं खुद को मुक्त महसूस करती हूँ। अब मैं खुशी से जीना चाहती हूँ। है ना डैडी? वो युहाव मन ही मन सोच रहा था, क्या वह मुझे ऐसा बुलाना बंद कर सकती है? आखिर हम दोनों एक ही उम्र के तो दिखते हैं। तभी आइस एम्प्रेस की आवाज़ आई, स्नो, तुम उसे फादर कह रही हो, तो मेरा क्या? स्नो एम्प्रेस हंस पड़ी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारा लवर ढूँढ लिया है, आइस। चिंता मत करो। हम अलग हैं। तुम तो वैसे भी उसे नाम से बुलाती हो। मुझे तो आखिरकार वहाँ पारिवारिक स्नेह मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। क्या तुम्हें मेरे लिए खुशी नहीं है? आइस एम्प्रेस ने बनावटी मुस्कान दी। हाँ, खुशी तो है, लेकिन ये सब अचानक हुआ है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। स्नो एम्प्रेस फिर से खिलखिला उठी। इसमें अजीब क्या है? मैं वही हूँ जो हमेशा तुम्हारे दिल में थी। लिटिल बाय, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने ग्रैंडफ़ादर को प्रणाम करो। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी मदर बनूँ? तो अब मैं मान गई हूँ। आइस बेयर किंग की आंखें फटी रह गईं। ग्रैंडफ़ादर। उसने युहाओ की ओर देखा, एक इंसान की ओर। लेकिन स्नो एम्प्रेस जिसे वह पूजता था, अब उसे पिता कह रही थी। ये तो युहाओ खुद भी उलझन में था। आज उसकी एक बेटी बन गई और अब एक पोता भी। वह तो अभी शादी भी नहीं हुआ था। स्नो एम्प्रेस ने आइस बेयर किंग की नाक थपथपाई और हाथ हिलाया। एक नीले रंग का आइस क्रिस्टल उसके सामने प्रकट हुआ। स्नो एम्प्रेस बोली, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का तोहफा है। आइस बेयर किंग चौंका और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस है। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। हाँ, कैसा लगा? क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर उदार नहीं है? आइस बेयर किंग बोला। हाँ, बहुत उदार। प्रणाम ग्रैंडफादर। धन्यवाद ग्रैंडफादर। लेकिन जैसे ही उसने उसे लेने के लिए पंजा बढ़ाया, स्नो एम्प्रेस ने आइस क्रिस्टल वापस खींच लिया। स्नो एम्प्रेस बोली, अभी नहीं, इसे बाद में अब्सॉर्ब करना। ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस की ओरिजिन को स्थिर करने के लिए है। अब एक बात माँ के रूप में बताती हूँ। आइस, तुम्हारी आंट और मैं, हम तीनों ने तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ मिलन किया है। सरल शब्दों में, हमने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उनके साथ साझा किया है। तुमने पहले ही महसूस किया होगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एक मानव है। वह आज की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली मानव हैं। स्नो एम्प्रेस ने गंभीर स्वर में कहा, भविष्य में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि गॉड्स बन सकें। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर एक गॉड बन जाएंगे, तब हम भी गॉड रेल्म में प्रवेश कर सकेंगे और इस दुनिया की सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के साथ फ्यूज होना जरूरी है। फ्यूजन के बाद तुम इस मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस का प्रयोग करके अपने स्पिरिचुअल सेंस की रक्षा कर सकोगे। इस तरह सब कुछ ठीक रहेगा। आइस बेयर किंग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मॉम, जैसा आप कहें मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे पता है आप मेरा नुकसान नहीं करेंगी। मुझे तो लगता था कि आप आथा की तरफ झुकी हुई है, पर अब तो लग रहा है कि आप सच में बायस्ड है, लेकिन मेरे पक्ष में। आथा तो गॉड बन ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ। हुओयुहाव मन ही मन सोच रहा था, ये आइस बेयर किंग सच में एक दिशा का ही सोच सकता है। क्या इसे ये चिंता नहीं कि ये ब्रेक थ्रू में असफल हो सकता है? अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ की बर्फीली धरती का नेता टाइटन स्नो डेविल किंग को क्यों बनाया, आइस बेयर किंग को क्यों नहीं। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया। अच्छा है, जब तक तुम अपनी इच्छा से ये निर्णय ले रहे हो।
क्योंकि इसमें तुम्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा वह इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम पूरी तरह से तैयार और इच्छुक रहो। किसी भी प्रकार का दबाव या मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आइस बेयर किंग उत्साह से बोला, मैं मजबूर नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। स्नो एम्प्रेस बोली, अच्छा, अब तुम अपने कबीले में लौट जाओ और उन्हें सब बता दो, क्योंकि इस बार जब तुम जाओगे शायद दोबारा लौटने का मौका न मिले। आइस बेयर किंग ने सिर झुकाया, ठीक है, और फिर मुड़कर तेजी से वहां से चला गया। आइस एम्प्रेस मुस्कुराई, लिटिल बॉय अब भी उतना ही भोला है, इतने सालों में भी नहीं बदला। वह तुम पर पूरी तरह भरोसा करता है। स्नो एम्प्रेस ने हल्की मुस्कान दी। डैडी ने सोल कोर बना लिया है और उनकी स्पिरिचुअल पावर अब एक और स्पिरिट को संभालने के लिए पर्याप्त है। चलो पहले ये स्थान ले लेते हैं, इससे पहले कि वह अपने स्पिरिट आइज को दें। लिटिल बाय की क्षमता के अनुसार वह 8वां और 9वां सोल रिंग बन सकता है। जब डैडी 8वां रिंग तक पहुंच जाएंगे, तब वह लिटिल बाय के साथ पूरी तरह फ्यूज कर पाएंगे। उसके बाद मैं लिटिल बाय की कुछ शक्तियों को दबा दूंगी, और जब डैडी रैंक 90 तक पहुंचेंगे, तब उसे डैडी के अल्टीमेट आइस मार्शल सोल का 9वां सोल रिंग बनने दूंगी। मुझे मिनिफोरियस आइस आइस एसेंस के रहते पूरा भरोसा है। हुयुहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्नो एम्प्रेस, क्या आप बदल सकती हैं? आइस एम्प्रेस तुरंत बोली, बदलो, मैं भी अब ये नहीं सुन सकती। स्नो एम्प्रेस ने हुयुहाओ की ओर देखा, मैं बदल दूंगी अगर तुम भविष्य में इतना करना छोड़ दो। मत भूलो कि मैं तुम्हारी पहली स्पिरिट हूं और मैंने तुम्हें 4 सोल रिंग्स दिए हैं। इसका मतलब है कि हमारा संबंध बहुत गहरा है, और क्योंकि तुमने अपने टीचर की डिवाइन सेंसेस को जलाकर मेरे स्पिरिचुअल माइंड से जुड़ाव बनाया था, इसलिए मैं तुम्हारे मन की हर भावना को महसूस कर सकती हूँ। हुयुहाओ स्तब्ध रह गया। सही कहा, वह ये भूल गया था। वह इतने समय से अपने माइंड से स्नो लेडी को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन जब से उसने अपनी यादें वापस पाई हैं, यह संबंध दो तरफ़ा हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्नो एम्प्रेस उसके मन के हर इरादे और भावनात्मक बदलाव को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने ये बात कही। स्नो एम्प्रेस उसके पास आकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगी और तुम मुझे स्नो लेडी कहो, यह अधिक स्वाभाविक और सहज लगेगा। हुयाओ ने राहत की सांस ली, ठीक है, स्नो लेडी बहुत अच्छा है, यह सबसे प्राकृतिक लगता है। आइस एम्प्रेस का चेहरा थोड़ा विचित्र हो गया। उसकी आंखों में अब ईर्ष्या की हल्की झलक थी। स्नो एम्प्रेस ने कहा, उन्हें लौट में थोड़ा समय लगेगा, तब तुम यहीं कल्टिवेट करो। एक्सट्रीम नॉर्थ का वातावरण तुम्हारे लिए अनुपयुक्त है। हुयुहाओ ने सिर हिलाया, ठीक है। स्नो एम्प्रेस की समस्या अब सुलझ चुकी थी, इसलिए उसका मन हल्का और प्रसन्न था। वह जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और तुरंत कल्टिवेशन की अवस्था में चला गया। यह जगह एक्सट्रीम नॉर्थ का मूल क्षेत्र थी। यहाँ का तापमान अत्यंत निम्न था। अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ होता, तो कुछ ही सांसों में वह बर्फ की मूर्ति बन जाता। ऐसे अत्यधिक ठंडे वातावरण में स्वाभाविक रूप से आइस एनर्जी का स्तर किसी भी अन्य स्थान से अधिक था। हुयुहाओ का अल्टीमेट आइस मार्शल सोल शुरुआत में केवल आइस एम्प्रेस की शक्ति का एक अंश ही समाहित कर पाया था, इसलिए वह अभी तक पूर्ण नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, वह धीरे धीरे आइस एम्प्रेस की सोल पावर ओरिजिन से अधिक जुड़ता गया। इसी के साथ उसका अल्टीमेट आइस भी और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनता गया। विशेषकर स्नो एम्प्रेस के उसके स्पिरिट बनने के बाद उसका अल्टीमेट आइस लगातार विकसित हो रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी। उदाहरण के लिए, जब स्नो एम्प्रेस ने अपनी आइस टाइप ओरिजिन एनर्जी उसमें प्रवाहित की, तब कुछ समय तक वह अक्षम हो गया था। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अब्जॉर्ब करने के बाद हुयुहाओ की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ। ये सुधार केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसके अल्टीमेट आइस के साथ उसकी संवेदना और जुड़ाव बहुत गहरा हो गया था। इस प्रक्रिया में उसका अल्टीमेट आइस और भी अधिक एक्सट्रीम बनता गया। दरअसल अल्टीमेट शब्द केवल एक वर्णन है, वास्तविक रूप से उस चरम तक पहुंचना असंभव है। चाहे होयुहाव का अल्टीमेट आइस हो या स्नो एम्प्रेस या आइस एम्प्रेस का, वे एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे होयुहाव की क्षमता बढ़ी और उसकी समझ गहरी हुई, वह लगातार उस दिशा में बढ़ता गया। सामान्य आइस टाइप सोल मास्टर लगभग नेगेटिव 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन तापमान जितना घटता जाता है, उतना कठिन होता जाता है। नेगेटिव 150 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रत्येक 1 डिग्री कम करने के लिए केवल परिश्रम नहीं, बल्कि प्रतिभा और मार्शल सोल की गुणवत्ता भी आवश्यक होती है। होयुहाव का अल्टीमेट आइस इसलिए सबसे भयावह था, क्योंकि यह निरंतर बदलता और विकसित होता था।
आइस एम्प्रेस अपने चरम पर नेगेटिव 190 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती थी, जबकि स्नो एम्प्रेस नेगेटिव 205 डिग्री सेल्सियस तक। यही उनकी सीमाएं थीं, और यही पूरे महाद्वीप के आइस टाइप सोल बीस्ट्स और मास्टर्स की सीमा भी थी। इसीलिए अल्टीमेट आइस मार्शल सोल का मानक वह होता है जब सोल स्किल के प्रयोग के दौरान तापमान नेगेटिव 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए। होयुहाओ ये शुरुआत में नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के साथ फ्यूजन के बाद वह नेगेटिव 165 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नियंत्रित कर सकता था। यही सच्चा अल्टीमेट आइस था। यही सच्चा अल्टीमेट आइस था। हाल ही में स्नो एम्प्रेस के जागने के बाद उसने उसे मार्गदर्शन दिया था, जिससे उसकी समझ और गहरी होती गई। ये नहीं कि आइस एम्प्रेस ने पहले उसे सिखाया नहीं, परंतु आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस में बड़ा अंतर था। आइस एम्प्रेस एक सोल बीस्ट थी, आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन जिसकी साधना और आइस एलिमेंट की समझ मानवों से अलग थी। वहीं स्नो एम्प्रेस आइस स्काई स्नो लेडी के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा थी, जो मानव जैसी दिखती थी। इसलिए होयुहाव को उसके मार्गदर्शन को समझना और अपनाना अधिक आसान लगा। स्नो एम्प्रेस अक्सर कहती थी कि होयुहाव बहुत अधिक अपने स्पिरिट आइज पर निर्भर है। अब उसके स्पिरिट आइज काफ़ी विकसित हो चुके हैं और उसका सोल कोर भी बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे अब कई गुना अधिक परिश्रम करना होगा। उसका अल्टीमेट आइस मार्शल सोल अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इसलिए उसे अपने दूसरे मार्शल सोल को और गहराई से समझना और विकसित करना होगा। स्नो एम्प्रेस के अनुसार एक्सट्रीम नॉर्थ के स्मूलक क्षेत्र में आइस के रहस्यों को समझना अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक आसान था। हुयाहो ने अपना शरीरीला छोड़ा और मिस्टीरियस हेवन टेक्निक को सक्रिय किया। उसने अपने आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन मार्शल सोल में परिवर्तन किया। तुरंत ही उसकी ऊर्जा एक ठंडी धारा बनकर पूरे शरीर में बहने लगी। स्पिरिट आइज बंद होने के बावजूद उसकी स्पिरिचुअल कंट्रोल शक्ति सक्रिय रही। वह सीधे कल्टिवेशन में नहीं, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से शांत किया और अपने चारों ओर के आइस को महसूस करने लगा। आइस जल का ठोस रूप है। जल जीवन का स्रोत है, जबकि आइस जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। एक दृष्टि से देखा जाए तो जल और आइस केवल तापमान से नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह चुपचाप आसपास की ऊर्जा को महसूस करने और समझने में डूब गया। स्नो एम्प्रेस उसके पास खड़ी थी, अपनी सुंदर आंखें बंद किए हुए। वह भी महसूस कर रही थी युहाओ की भावनाएं और उसके शरीर में हो रहे बदलाव। वह बहुत शांत और स्थिर दिख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब वह पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री जैसी जो अपने प्रिय की रक्षा करना चाहती हो। आइस एम्प्रेस एक और खड़ी होकर सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि स्नो एम्प्रेस होयुहाव के प्रति इतनी कोमल क्यों हो गई है। ये अब केवल सहयोग की बात नहीं रह गई थी। क्या स्नो एम्प्रेस उसे पसंद करने लगी है? नहीं, यह असंभव है। स्नो एम्प्रेस तो आइसिस का स्नो लेडी है, स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा। वह किसी मानव से प्रेम कैसे कर सकती है? लेकिन जिस तरह से उसने उसे पुकारा था। आइस एम्प्रेस ने याद किया जब स्नो एम्प्रेस ने पहले होयुहाव को डैडी कहा था और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी एक कोमल आवाज उसके कानों में गूंजी, ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की सुनो। ये आवाज होयुहाव के शरीर से निकली एक प्रकाश छवि से आई थी। स्काई ड्रीम आइसवर्म अपने मानव रूप में उसके बगल में उतर आया था। आइस एम्प्रेस ने तुरंत तीखे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत। स्काई ड्रीम आइसवर्म हल्के से हंसा और बोला, जब बात रिश्तों की आती है तो तुम्हें मुझसे ही सलाह लेनी चाहिए। मैं इसमें बहुत माहिर हूं। आइस एम्प्रेस ने बेपरवाही से पूछा, कैसे? स्काई ड्रीम आइसवर्म ने खुशी से जवाब दिया, जाहिर है कि मैं इसमें अच्छा हूं। देखो, मैंने तुम्हें अनजाने में ही मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं महान नहीं हूं? क्या तुम्हें कोई शक नहीं है? क्या आइसवर्म को शर्म होती है? ब्रदर स्काई ड्रीम ने आराम से कहा, मुझे सच में तुम्हारा गला दबाने का मन कर रहा है। आइस एम्प्रेस ने सिर घुमाया और उसे गुस्से से देखा। ब्रदर स्काई ड्रीम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? दफा हो जाओ। आइस एम्प्रेस ने अपना हाथ उठाया और उसे धक्का देना चाहा, लेकिन स्काई ड्रीम आइसवर्म ने अपना हाथ घुमाया और उसका हाथ पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम आइस एम्प्रेस गुस्से से कांप उठी और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने झुककर उसके होंठों पर किस कर दी। अचानक आइस एम्प्रेस के शरीर में जेड ग्रीन बिजली चमक उठी। फिर उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अगर एक्सट्रीम नॉर्थ का कोई सोल बीस्ट ये दृश्य देख लेता तो तुरंत दंग रह जाता। ये आइस एम्प्रेस थी, जो पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ में केवल स्नो एम्प्रेस से ही कम थी।
सबसे ताकतवर आइस जेड स्कॉर्पियन को किसी ने किस किया था? शुरू में स्काई ड्रीम आइसवर्म बस मजाक कर रहा था, लेकिन जल्द ही ने महसूस किया कि आइस प्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके हाथ उसके कंजर्ड शर्ट के सामने वाले हिस्से को कसकर पकड़ चुके थे। वह इतनी दुर्लभ मौका कैसे छोड़ सकता था? उसकी आधी अधूरी कोशिश अब गहराई से भरे जुनूनी चुंबन में बदल गई। उसका किस बेहद तीव्र और भावनाओं से भरा था। धीरे धीरे आइस एम्प्रेस का शरीर अकड़न से मुलायम हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे धकेलना चाहती है, लेकिन अंततः उसने ऐसा नहीं किया। स्नो एम्प्रेस ने सिर उठाकर दोनों को देखा। उसने बेबस होकर सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कई बार किस किए जाने के बाद आइस एम्प्रेस को होश आया। उसने जोर से स्काई ड्रीम आइसवर्म को पीछे धकेला। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह तुरंत एक शानदार अभिनय में आ गया, जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। उसने सिर झुका लिया, आइस, मुझसे गलती हो गई। आइस एम्प्रेस गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर रुक गई। उसने अनायास ही पूछा, क्या गलती की तुमने? स्काई ड्रीम आइसवर्म ने सिर झुकाए हुए कहा, मेरा मेरा पहला किस तुमने ले लिया। आइस, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आइस एम्प्रेस कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई, फिर भड़क उठी। बकवास! वह मेरा पहला किस भी था। बिल्कुल सही। ब्रदर स्काईड्रीम ने तुरंत सिर उठाया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसकी आंखें भी चमक रही थी। क्या तुम मरना चाहते हो? आइस एम्प्रेस की ऑरा अचानक बढ़ गई। इस बार वह सच में फटने वाली थी। रुको, आइस, आइस, शांत हो जाओ। मैं अभी तुम्हें स्नो एम्प्रेस की स्थिति समझाता हूँ। स्काईड्रीम आइसवर्म ने तुरंत अपना चेहरा गंभीर बना लिया। आइस एम्प्रेस ने हाथ उठाया हुआ था, लेकिन उसका गंभीर चेहरा देखकर उसने आखिरकार उसे नीचे कर लिया। बोलो, आइस एम्प्रेस ने दांत भींचकर कहा। स्काईड्रीम आइसवर्म गंभीर होकर बोला, स्नो एम्प्रेस की स्थिति बहुत सामान्य है। शुरुआत में वह मानव के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहती थी, ताकि वह एक ऊंचा रास्ता खोज सके। उसे एहसास हुआ कि एक सोल बीस्ट होकर वह चाहे डीटियन जैसी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वह गॉडली realm तक नहीं पहुंच सकती। यही कारण था कि उसने मानव बनने की कोशिश की। लेकिन कौन जानता था कि जब वह उम्मीदों से भरी थी, तभी दुष्ट मानवों ने उसका एम्ब्रियो छीन लिया। वह गहरी पीड़ा में डूब गई। यह क्योंकि वह किसी मानव सोल मास्टर की सोल रिंग बनने वाली थी। तभी युहाओ ने उसकी जान बचाई। इसके बाद स्नो एम्प्रेस ने अपनी चेतना नहीं खोई। वह अब भी उतनी ही शक्तिशाली रही। मजबूरी में उसने युहाओ के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ निकल गई। तभी से वह सचमुच मानवों की दुनिया में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद युहाओ ने फ्रिजिड जेड एसेंस बेड को अब्सॉर्ब किया, जिससे स्नो एम्प्रेस की ओरिजिन पावर पूरी तरह मुक्त हो गई और वह उसकी स्पिरिट बन गई। इस प्रक्रिया में युहाओ के टीचर को अपनी डिवाइन सेंस जलानी पड़ी और वे इस दुनिया से चले गए। स्नो एम्प्रेस ने कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन वह हमेशा यह महसूस करती रही कि वह युहाओ की अनी है। इसके अलावा युहाओ ने भी हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे उनके बीच कुछ भावनाएं विकसित हो गई। स्नो एम्प्रेस मूल रूप से आइस स्काई स्नो लेडी थी, एक्सट्रीम नॉर्थ की आत्मा। सभी सोल बीस्ट्स उसका सम्मान और भय करते थे, लेकिन युहाओ से उसे एक अनोखी निकटता का अनुभव हुआ। जब वह छोटी स्नो लेडी थी, तो वह सच में युहाओ को अपने पिता की तरह मानती, इसलिए उसे उसे डैडी कहना स्वाभाविक लगता है। अब स्नो एम्प्रेस ने यह निर्णय दो कारणों से लिया है। पहला, वह अपने अकेलेपन से थक चुकी है और मानवों की दुनिया में पूरी तरह घुलना चाहती है। दूसरा, मुझे लगता है कि वह युहाओ से अलग नहीं रह सकती। उनका फ्यूजन हमारे फ्यूजन से भी गहरा है। आइस एम्प्रेस चौंक गई और बोली, ये कैसे संभव है? मैं युहाओ की मार्शल सोल हूँ। तुमने भी अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन उसके साथ फ्यूज की है। फिर हमारा फ्यूजन उससे कम गहरा कैसे हो सकता है? स्काईड्रीम आइसवर्म मुस्कुराया और बोला, शायद तुमने ये बात भूल गई हो। जब स्नो एम्प्रेस युहाओ की स्पिरिट बनी थी, तब युहाओ के टीचर इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी डिवाइन सेंस जला दी थी। सोचो, जो व्यक्ति आधा देव बन चुका हो, उसकी डिवाइन सेंस से हुआ फ्यूजन कितना गहरा होगा। मुझे लगता है कि स्नो एम्प्रेस और युहाओ का संबंध शायद रक्त से भी जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलक्स ने अपने शिष्य के लिए निश्चित रूप से कोई वरदान छोड़ा होगा। इसी वजह से युहाओ को स्नो एम्प्रेस से अधिक आत्मीयता महसूस होती है। स्काई ड्रीम आइसवर्म की ये व्याख्या सुनकर आइस एम्प्रेस ने अपने ऊपर हुए हमले को भुला दिया और गहरी सोच में पड़ गई। स्काई ड्रीम आइसवर्म बोला, ठीक है आइस, मैं अब युहाओ के शरीर में लौटकर साधना करने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं की है। ये कहकर वह एक प्रकाश की किरण बनकर युहाओ के शरीर में विलीन हो गया। कुछ देर बाद आइस एम्प्रेस को होश आया।
मैं इस बदमाश से हिसाब तो करना भूल गई जिसने मेरा फायदा उठाया। लेकिन युहाओ इस समय ध्यान में था। वह उसकी स्पिरिचुअल सी में बाधा नहीं डाल सकती थी। वह गुस्से से होंठ फुलाए खड़ी रही। लेकिन जैसे ही उसे स्काई ड्रीम आइसवर्म की वो चुंबन याद आया, उसका चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से के साथ सांस के अंदर एक हल्की मिठास भी थी। जब युहाओ ने ध्यान से बाहर आया, उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर पारदर्शी बर्फ में बदल गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ के अनंत रहस्यों को समझ लिया हो। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे एहसास हुआ कि शायद वह अकेला ही था, जिसे लगा कि थोड़ा समय बीता है, क्योंकि उसके चारों ओर टाइटन स्नो डेविल्स की एक भीड़ खड़ी थी। टाइटन स्नो डेविल किंग सामने खड़ा था। उसके पास ही आइस बेयर किंग था। जाहिर है वे दोनों अपनी प्रजा से मिलकर लौट आए थे। स्नो एम्प्रेस अब भी उसके पास खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा साधना परिणाम अच्छा रहा। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर टाइटन स्नो डेविल किंग और आइस बेयर किंग दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। कब से उसे मुस्कुराना पसंद है? क्या वह इस कमजोर मानव के लिए मुस्कुरा रही है? युहाव हल्के से ऊपर उठा और स्नो एम्प्रेस को झुककर बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या समझा, लेकिन यह अनुभव अद्भुत था। स्नो एम्प्रेस ने कहा, हमें थोड़ी देर और रुकना होगा। आइस भी अपनी प्रजा के पास लौटी है। मुझे नहीं पता वह इस बार लौटेगी या नहीं। उसे भी अपने कबीले को जवाब देना है। ठीक है। युहाव ने सिर हिलाया। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के बाद आइस एम्प्रेस की ओरिजिन शक्ति पूरी तरह स्थिर हो गई थी। अब वह उससे कुछ दूरी तक रह सकती थी। स्नो एम्प्रेस ने उसकी सोच महसूस कर ली। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर रीजन के भीतर तक, लेकिन बहुत देर तक नहीं। आखिर उनके ओरिजिन्स तुम्हारे शरीर में हैं। अगर वे बहुत देर तक दूरी, तो उनकी स्पिरिचुअल सेंस कमजोर हो जाएगी और केवल तुम्हारे शरीर में रहकर ही वे पुनः ऊर्जा प्राप्त करती है। समझ गया। आइस एम्प्रेस ने उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराया। 2 घंटे से भी कम समय में वह एक जेड ग्रीन प्रकाश किरण बनकर लौट आई और सीधा हाव के शरीर में विलीन हो गई। अपने कबीले से अलग होना उसके लिए पीड़ादायक था। स्नोडेविल किंग की आंखें चौड़ी रह गईं जब उन्होंने आइस एम्प्रेस को युहाओ के शरीर में विलीन होते दे देखा। वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। स्नो एम्प्रेस ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर उसने युहाओ को खींचा और आइस बेयर किंग के विशाल कंधों पर उतर गई। ये युहाओ का पहली बार था जब वह आइस बेयर पर बैठा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पर्वत पर बैठा हो। उसके बगल में विशाल टाइटन स्नोडेविल किंग खड़ा था, अब एक्सट्रीम नॉर्थ के आइस प्लेन्स का नेता। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।